इमेजिन करे एक जहाज जो 1955 में रवाना हुआ, लेकिन लैंडिंग 37 साल बाद की, और जब लैंड हुआ तो अंदर कोई जिंदा नहीं था, सिर्फ ढांचे बाकी थे। ये कहानी महज एक हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो आज तक दुनिया को हैरान किया हुआ है। साल 1955 में पनामा एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुई। जहाज पर 57 पैसेंजर थे, लेकिन 3 घंटे की उड़ान पूर इसरार तौर पर गायब हो गई। जहाज का रडार से राब्ता खत्म हो गया और कंट्रोल टावर ने इसे गायब घोषित कर दिया। कई दिनों की तलाश के बावजूद न कोई निशान मिला और न मलबा। आखिरकार अधिकारियों ने मान लिया कि जहाज तबाह हो चुका है और पैसेंजर्स को मरा समझ लिया गया। 37 साल बाद 1992 में वेनेजुएला के कराकास एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर को एक फर इसरार सिग्नल मौसूल हुआ। एक पुराना DC-4 त्यारा अचानक रडार पर दिखाई दिया। कंट्रोल टावर ने हैरानी से जहाज के पायलट से राब्ता किया और पायलट ने बताया कि वह फ्लाइट 914 है जो न्यूयॉर्क से मियामी जा रहा है। कंट्रोल टावर के स्टाफ ने इसे समझाने की कोशिश की कि वे 1992 में हैं, लेकिन पायलट घबराया हुआ था और कहा, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। इसके बाद जहाज अचानक फिर से उड़ान भरता है और कहीं गायब हो जाता है। कहा जाता है कि एयरपोर्ट के स्टाफ को जहाज से 1955 का एक पुराना कैलेंडर मिला, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये कैसे मुमकिन था? वहाँ सब लोग हैरान थे। कुछ ने इसे टाइम ट्रैवल का खेल कहा, जबकि दूसरों ने इसे एक फर इसरार मिस्ट्री माना। लेकिन ये सवाल आज भी किसी के पास नहीं है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। पाकिस्तान की एक ऐसी फ्लाइट जो टेक ऑफ के सिर्फ 10 मिनट बाद आसमान में गायब हो गई और उसका आज तक कोई पता नहीं चला। दरअसल ये PIA फ्लाइट 404 थी जो 25 अगस्त 1989 को सुबह 7:36 पर गिलगित से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई थी। फ्लाइट में 5 क्रू मेंबर्स और 49 पैसेंजर्स थे, लेकिन टेक ऑफ के 10 मिनट बाद ये रडार से पूरी तरह गायब हो गई। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल मिली, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल आया। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और रेस्क्यू टीम्स ने कई दिनों तक सर्च ऑपरेशंस किए। हेलीकॉप्टर्स और ग्राउंड टीम्स ने गिलगिट के आसपास के माउंटेनस एरियाज में तलाश शुरू की, लेकिन आज तक उस प्लेन का कोई भी रैकेज, कोई डिब्री या किसी पैसेंजर की बॉडी नहीं मिली। ये पाकिस्तान की एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। आज भी PIA फ्लाइट 404 एक एविएशन मिस्ट्री बनी हुई है। 8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट MH370 अचानक हवा में गायब हो गई, जिसमें 239 लोग सवार थे। और आज 2024 करीब 10 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि आखिर इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ। फ्लाइट कोलालमपुर से बीजिंग जा रही थी और टेक ऑफ के 38 मिनट बाद अचानक रडार पर दिखना बंद हो जाती है। ATC के रडार से गायब होने के बाद ये फ्लाइट 1 घंटे तक मिलिट्री रडार पर दिखती रही। इस मिलिट्री रडार के मुताबिक फ्लाइट ने अपने रूट से 180 डिग्रीज का टर्न लिया और अंडमान सी की तरफ चली गई और फिर साउथ इंडियन ओशन की तरफ एक और टर्न लिया। मिलिट्री रडार की लिमिट से निकलने के बाद इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता। कुछ का मानना है कि पायलट ने मैस मर्डर सुसाइड कर लिया और कुछ का मानना है कि प्लेन को हाईजैक करके क्रैश कर दिया गया। इस प्लेन को ढूंढने के लिए एविएशन हिस्ट्री का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन किया गया, जो 2017 तक जारी रहा, लेकिन इस वक्त किस्मत जहाज का कुछ पता ना चला। आपके हिसाब से इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। 30 अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांसिट की फ्लाइट 236 टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाने की तैयारी कर रही थी। अब क्योंकि ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, तो रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया। ये एक एयरबेस A330 जहाज था, जो उस समय का सबसे एडवांस और सबसे सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता था। 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट पेश को 16,800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर दिर्क दिएगर भी 4800 घंटे जहाज उड़ा चुके थे और दोनों ही एयरबस A330 जहाज को पहले भी कई बार उड़ा चुके थे। कुछ ही देर में फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर सवार हो जाते हैं और रात के करीब 9 बजे जहाज टोरंटो के एयरपोर्ट से सफल उड़ान भरता है।
अब पायलट धीरे धीरे जहाज को लिस्बन ले जाने के लिए अटलांटिक ओशन की तरफ मोड़ लेते हैं। चंद ही मिनटों में जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक पहुंच जाता है। अब इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स पर पायलट्स का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और समय समय पर कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन से अपडेट देते रहते हैं। इस जहाज को उड़ान भरे 4 घंटे गुजर चुके थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और जहाज में सवार ज्यादातर पैसेंजर्स गहरी नींद में सो चुके थे। कुछ मिनटों में जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी कैप्टन रॉबर्ट फिश की नजर जहाज के इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल की तरफ पड़ी, जहां कुछ एबनॉर्मल रीडिंग्स आ रही थी, यानी खतरे की घंटी बज चुकी थी। और इसी के साथ फ्लाइट के पायलट्स की कड़ी परीक्षा का आगाज हो गया। रात के करीब 1 बजे पायलट ने देखा कि राइट साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर काफी बढ़ चुका था। साथ ही ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर दोनों पायलट अपने करियर में पहली बार देख रहे थे, क्योंकि स्कूटर से लेकर हवाई जहाज तक जब भी कोई इंजन ज्यादा देर तक ऑपरेशनल होता है तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप हो रहा था, जो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इसलिए दोनों ही पायलट तुरंत फ्लाइट मैनुअल को देखते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी देरी न करते हुए पायलट सीधा कनाडा में स्थित एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर में फोन घुमाते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप एरर को मॉनिटर करते रहें और हमें इस बारे में जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब भले ही कॉकपिट में फॉल्टी रीडिंग दिख रही हो, लेकिन उड़ान में कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए पायलट ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्ट सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन आगे उनके साथ जो होने वाला था वो हादसा आज भी एयर एक्सीडेंट की हिस्ट्री में काले अक्षरों में लिखा हुआ है। खैर, करीब आधा घंटा बीत गया। तभी कॉकपिट की स्क्रीन पर कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ, लेकिन ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। दरअसल कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन स्क्रीन में वार्निंग दिखी कि लेफ्ट विंग के मुकाबले राइट विंग में फ्यूल कम है। लेकिन ये परेशानी भी पायलट्स को ज्यादा बड़ी नहीं लगी, क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ लीटर फ्यूल कम ज्यादा होने पर भी ऐसी वार्निंग्स आ जाती है। तभी क्रॉस फील्ड वाल्व खोलकर फ्यूल को दोनों विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस बार भी पायलट ने कुछ ऐसा ही किया, जिससे दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी इक्वल हो चुकी थी। मगर 10 मिनट के बाद कैप्टन को डिस्प्ले में लो फ्यूल वार्निंग दिखती है। तभी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन में सिर्फ 7 टन फ्यूल बचा था, जो प्लेन की कुल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था और ये भी तेजी से कम हो रहा था। ऐसे में पायलट के पास प्लेन को डाइवर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्होंने अपने सबसे करीबी टर्सेरा आइलैंड में मौजूद लेजिस एयरपोर्ट पर लैंड करने का डिसीजन लिया और तुरंत ही वहाँ के ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके पूरी बात बताई। लेकिन दोनों पायलट्स को ये सवाल खाया जा रहा था कि आखिर फ्यूल कम क्यों हो रहा है और क्या हम लेजिस एयरपोर्ट पर पहुँच भी पाएंगे या फिर नहीं। तभी कैप्टन ने तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि आप खिड़की से राइट विंग को चेक करो, क्या वहाँ से फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा है। लेकिन रात के घने अंधेरे में फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ भी नहीं दिखा। अब कंडीशन ऐसी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बचा था, जिससे टर्सेरा आइलैंड पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। तभी मेंटेनेंस टीम ने कैप्टन से कहा कि आप प्लेन को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाइए ताकि फ्यूल लीकेज कंफर्म हो जाए। लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म हो भी गया तो भी हम फिर से 39,000 फीट की हाइट नहीं पकड़ पाएंगे और कम से कम 39,000 फीट से ग्लाइडिंग करके कुछ किलोमीटर और आगे तो आया जा सकता है। तभी अचानक से जहाज के राइट इंजन ने आग पकड़ ली, जिससे ये कंफर्म हो गया कि लीक हो रहा है। इस धमाके से अंदर बैठे पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई, जिससे प्लेन शेक करने लगा। तभी कैप्टन ने पैसेंजर्स को शांत बैठने की रिक्वेस्ट की। जहाज में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ 1 इंजन बचा था, जिससे इतने बड़े जहाज का क्रूज करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में जहाज का एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा। अब प्लेन में सिर्फ 600 किलोग्राम फ्यूल बचा था और वो भी अब अपनी मंजिल से 240 किलोमीटर दूर था। तभी कैप्टन को जिसका डर था वही हुआ। प्लेन का लेफ्ट इंजन भी अपने फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट बगैर किसी इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगी। साथ ही प्लेन का पावर सिस्टम भी ठप पड़ गया, जिससे पूरे कैबिन में अंधेरा छा गया। हालांकि कॉकपिट के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट सब भी इमरजेंसी सपोर्ट पर चल रहे थे। अब लेजिस एयरपोर्ट 120 किलोमीटर की दूरी पर था। जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ गया था। अब अगर जहाज ग्लाइड करते हुए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाता
तो उसे पानी में ही लैंड करना पड़ता। इसलिए क्रू मेंबर्स ने तुरंत पैसेंजर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन पानी में लैंड करना काफी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे पैसेंजर्स को काफी इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है, और अगर इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में भी डूब सकते हैं। अब भारी कमर्शियल प्लेन को ग्लाइड करना काफी मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के बीच कंट्रोल पर निर्भर था, जिसे पायलट मैनुअली लीवर से कंट्रोल कर रहे थे। जहाज की ऊंचाई 200 फीट पर मिनट की रफ्तार से कम हो रही थी, यानी अगले 15 मिनट फ्लाइट में सवार 306 लोग की जिंदगी या मौत की दास्तान लिखने वाले थे। कुछ मिनटों बाद जहाज और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। इतने डिस्टेंस पर फ्लाइट का एल्टीट्यूड 3000 फीट रखने की सलाह दी जाती है, जबकि इस जहाज का एल्टीट्यूड 13,000 फीट था। लेकिन अगर कैप्टन फ्लाइट को आगे की तरफ झुकाकर एल्टीट्यूड को तेजी से कम करते तो 90% चांस थे क्रैश लैंडिंग के। ऐसे में पायलट ने वहीं पर एक 360 डिग्री टर्न लगाया, जिससे प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस तो उतना ही था, लेकिन एल्टीट्यूड 8000 फीट से कम होकर 5000 फीट तक पहुंच चुका था, जो रिकमेंडेड लेवल से अब भी 2000 फीट ज्यादा था। लेकिन अब 360 डिग्री लगाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पायलट ने प्लेन को एयरपोर्ट के रनवे की तरफ मोड़ा और फिर कुछ एस टर्न्स लगाए। इस ज़िगज़ैग पैटर्न में आगे पीछे होने से प्लेन को एल्टीट्यूड कम करने का कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला। अब नॉर्मली लैंडिंग के वक्त प्लेन की नोज को ऊपर रखने के लिए फ्लैप्स और इंजन थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पायलट इंजन थ्रस्ट के बिना फ्लैप्स को भी नहीं खोल सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से फ्लैप से मिलने वाला एयर ड्रैग प्लेन को और आगे झुका देता और क्रैश लैंडिंग हो जाती। इसलिए पायलट ने फ्लैप्स को बंद रखते हुए लैंडिंग करने का डिसीजन लिया, जिससे प्लेन और रनवे के बीच काफी तेज टक्कर हुई और 12 मिनट में 8 टायर फट गए, जिससे प्लेन स्किड करता हुआ एक तरफ खिसक रहा था। लेकिन कैप्टन ने बड़ी ही सूझबूझ से धीरे धीरे ब्रेक लगाई और आखिरकार प्लेन रुक गया। लेकिन तभी प्लेन की लैंडिंग गियर में बड़े धमाके के साथ आग भड़क उठी। हालांकि रनवे के पास मौजूद इमरजेंसी क्रू ने उस आग को तुरंत ही बुझा दिया। इस तरह एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के जाबाज पायलट्स ने 306 मुसाफिरों की जान बचाई और आज तक ये इतिहास का ऐसा इकलौता जहाज है जिसने बगैर किसी इंजन के इतनी ज्यादा देर तक ग्लाइड करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। 35 सालों बाद लैंड हुआ इंसानी कंकाल से भरा विमान फ्लाइट नंबर 513 सितंबर 1954 को उड़ान भरने के बाद अचानक एटीसी के रडार से गायब हो गया। उसके बाद कई सालों तक उस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन उस प्लेन का कहीं पता नहीं चला। लोगों को लगा कि हमने उस प्लेन और प्लेन में बैठे 92 लोगों को खो दिया। इस घटना के बाद सेंटियागो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन अचानक इस घटना के 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 को एयरपोर्ट के रडार में अचानक एक प्लेन आया और जब वो प्लेन लैंड हुआ और तब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्लेन के अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये वही प्लेन था जो 35 साल पहले गायब हो गया था और इस प्लेन के सभी लोग अब कंकाल बन गए थे। पैंतीस साल बाद लौटा इंसानी कंकालों से भरा प्लेन 1954 सेंटियागो फ्लाइट 513 जर्मनी से ब्राजील जा रही थी, जो अचानक अटलांटिक ओशन के ऊपर गायब हो गई। कई हफ्तों तक प्लेन को ओशन में ढूंढा गया, पर कुछ नहीं मिल पाया, ना ही मलबा ना ही डेड बॉडीज, मानो प्लेन जैसे हवा में ही गायब हो गया हो। पर फिर 35 साल बाद प्लेन ब्राजील में दिखाई दिया। सभी पैसेंजर्स कंकाल बन चुके थे। गायब होने के बारे में कई थ्योरीज दी गई, जैसे प्लेन को एलियंस ले गए थे या प्लेन टाइम वार्प से गुजरा था। हो सकता है कि प्लेन किसी वीरान आइलैंड पर पहुंच गया होगा जहां सभी लोग मारे गए। हालांकि इनमें से किसी भी थ्योरी का कोई एविडेंस नहीं है। कई एक्सपर्ट्स इसे सच नहीं मानते। भले ही यह कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन लोग इसे एक हिस्टोरिकल इवेंट से ज्यादा एक काल्पनिक कहानी मानते हैं। और ऐसी ही कमाल की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े।